गंवार से चरित्रहीन तक का सफ़र। रिंकी की शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन आए दिन उसे पति सतीश से सुनने को मिलता कि माँ बाप ने तुम जैसी गंवार मेरे पल्ले बांध मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। तुम्हारी जगह कोई पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बीवी होती तो मुझे कितनी मदद मिल जाती। एक की कमाई से घर कहाँ चलता है। तुम्हें तो लगता है कि घर संभाल रही हो, तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अरे, घर का काम तो मेड भी कर सकती है, पर कमा कर तो बीवी ही दे सकती है। रिंकी ज़्यादातर चुप ही रहती। बहुत पढ़ी लिखी ना सही, पर ग्रेजुएट थी, लेकिन सिलाई में निपुण थी। घर में ही अपने बच्चों के लिए डिज़ाइनर ड्रेसेस तैयार कर देती थी। शादी के बाद रिंकी सास ससुर देवर पति और गृहस्थी के कामों में ऐसी उलझी कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। टैलेंट उसमें भी है, मूर्ख नहीं है। कई बार उसका मन करता कि चिल्लाकर एक बार सतीश को चुप ही करा दे, पर सास ससुर की इज्जत का मान रखते हुए उसने अपना मुंह ही सिल लिया। घर में विवाद हो, यह वह नहीं चाहती थी। जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए थे। बच्चों की अच्छी परवरिश प्राथमिकता बन गई, मगर खर्चे बढ़े तो सतीश की झल्लाहट भी बढ़ गई। परिस्थिति वह समझ रही थी, इसलिए उसने सिलाई का काम करने का प्रस्ताव सतीश के सामने रखा, पर उसे गालियां ही मिली। सतीश गुस्से में बोला कि कोई सोफिस्टिकेटेड जॉब कर सकती हो तो करो, लेकिन तुम जैसी गंवार को कौन नौकरी देगा। बाहर निकलकर उन वर्किंग वुमन को देखो, क्या बढ़िया जिंदगी जीती हैं। पति का हाथ भी बटाती हैं और उनकी शान भी बढ़ाती हैं। रिंकी सचमुच चाहती थी कि कुछ करे, मगर वह कुछ सोच पाती उससे पहले ही विस्फोट हो गया। एक दिन सतीश गुस्से में किसी बात पे रिंकी को बोला, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी ले जा। मुझे तेरी जैसी गंवार की ज़रूरत नहीं। मैं किसी नौकरी पेशा से शादी करूँगा। तेरी जैसी फूहड़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। सकते में आ गई थी रिंकी। फूहड़ और गंवार मैं हूँ कि सतीश कह ही नहीं पाई वह। सास ससुर के समझाने पर भी सतीश नहीं माना। उसके खौफ से सभी डरते थे। उसके चेहरे पर उभरे एक राक्षस को देखकर उस समय वह भी डर गई थी। सोचा कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वह वापस आ जाएगी। 1 साल की सुप्रिया और 3 साल की प्रिया को लेकर जब उसने घर की देहरी के बाहर पांव रखा था, तब उसे क्या पता था कि सतीश का गुस्सा कभी शांत होगा ही नहीं। मायके में आकर माँ पिता और भाई भाभी की मदद और स्नेह पाकर उसने अपना एक बुटीक खोल लिया। 1 साल के अंदर ही रिंकी का बुटीक बहुत अच्छा चलने लगा। तब जाकर उसके सारे संघर्ष खत्म हो गए। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, खुद का किराए पर घर भी ले लिया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बेल बजी और कोर्ट का नोटिस देखकर रिंकी के होश उड़ गए। वह स्तब्ध रह गई। उसे एकदम स्तब्ध बैठा देखकर उसके दोनों बच्चे उससे चिपक गए। उनके स्पर्श मात्र से उसकी ममता का सैलाब उमड़ आया और आंसू बहने लगे। आंसुओं की धार उसके चेहरे को ही नहीं, उसके मन को भी भिगो रही थी। न जाने इस समय वह कितनी भावनाओं की लहरों पर चढ़ उतर रही थी। रिंकी घबराहट, दुख, डर, अपमान, असमंजस और न जाने क्या क्या झेलना बाकी है अभी। मन ही मन सोच रही थी कि संघर्षों का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।
जब भी उसे लगता कि उसकी जिंदगी में अब ठहराव आ गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है, कि फिर उथल पुथल शुरू हो जाता है। दोनों बच्चों को अकेले पालने में जो उसने मुसीबतें झेली थी, उसने स्थितियों को समझने लायक बड़े होने के बाद उसने सोचा था कि वे कम हो जाएंगी, और ऐसा हुआ भी था। प्रिया 12 साल की हो गई थी और सुप्रिया 10 साल की। दोनों अपनी माँ की परेशानियों को न सिर्फ समझने लगे थे, बल्कि सच्चाई से अवगत होने के बाद उन्होंने अपने पापा के बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। पिता की कमी वे भी महसूस करते थे, पर नानी और मामा से उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद वे दोनों एक तरह से माँ की ढाल बन गए थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को अपने पापा का पूरा सच मालूम हो, इसलिए कभी विस्तार से इस बारे में बात नहीं की थी। उसे अपनी ममता पर भरोसा था कि उसके बच्चे उसे गलत नहीं समझेंगे। कागज पर लिखे शब्द मानो शोर बनकर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। चरित्रहीन, चरित्रहीन है यह। रिंकी चरित्रहीन है, इसलिए इसे बच्चों को अपने पास रखने का भी हक नहीं है। ऐसी स्त्री के पास बच्चे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? उन्हें अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं? इसलिए बच्चों की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। एक पिता होने के नाते मैं उनका ध्यान ज़्यादा अच्छी तरह रख सकता हूँ और उनका भविष्य भी सुरक्षित कर सकता हूँ। चरित्रहीन शब्द किसी हथौड़े की तरह रिंकी के मन पर प्रहार कर रहा था। माँ को रोता देख प्रिया ने कोर्ट के कागज माँ के हाथों से ले लिया। ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अवश्य जान गई कि माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सुप्रिया, तू सोने जा, प्रिया ने कहा। इस पर सुप्रिया बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, सब जानती हूँ। हमारे पापा ने नोटिस भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर रहें। ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मा, आप चिंता ना करें। मैंने टीवी में एक सीरियल में देखा था कि कैसे कोर्ट में बच्चों को लेने के लिए लड़ाई होती है। मैं नहीं जाऊंगी पापा के पास। दीदी, आप भी नहीं जाना। सुप्रिया की बात सुनकर रिंकी हैरान रह गई। सही कहते हैं लोग कि वक्त किसी को भी परिपक्व बना सकता है। मैं भी नहीं जाऊंगी उनके पास और कोर्ट में जाकर कह दूंगी हमें मम्मा के पास ही रहना है। फिर कैसे ले जाएंगे वे हमें? मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है। इतने सालों तक एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए, फिर अब क्यों ड्रामा कर रहे हैं? प्रिया के स्वर में रोष था। कोई गलती न होने पर भी वह इस समय बच्चों से आंखें नहीं मिला पा रही थी। छी, कितने गंदे शब्द लिखे हैं नोटिस में। किसी तरह रिंकी ने उन दोनों को सुलाया। रिंकी ने भयभीत होकर बच्चों की ओर देखा और मन ही मन बोली, नहीं, वह अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होने देगी। अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे अलग कर सकती है वह? मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली रिंकी कि तब कहाँ गया था पिता का अधिकार, जब उसे बच्चों के साथ घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। बच्चों की बगल में लेटकर उसने उनके ऊपर हाथ रख दिया, जैसे कोई सुरक्षा कवच डाल दिया हो। उसके दिलो दिमाग में बार बार चरित्रहीन शब्द शीशे की तरह चुभ रहा था। कितनी आसानी से इस बार उस पर एक और आरोप लगा दिया गया है। विडंबना तो यह है कि उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया है, जिसे कभी झल्ली, मूर्ख, बेअकल और गंवार कहा जाता था। रिंकी को लगा कि सतीश का स्वर इस कमरे में भी गूंज रहा है,
कि तुम चरित्रहीन हो, तुम चरित्रहीन हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सिर में तेज दर्द होने लगा था। समय के साथ शब्दों ने नया रूप ले लिया था, पर शब्दों की व्यूह रचना तो बरसों पहले ही हो चुकी थी। इतने सालों बाद फिर से इतना बड़ा संकट कहाँ से आ गया? सतीश ने तलाक नहीं लिया था रिंकी से, पर रिंकी को सुनने में आया था कि किसी ऑफिस की फीमेल कलीग के साथ ऐसे ही रह रहा था। सास ससुर गांव चले गए थे और देवर जॉब के लिए दूसरे शहर चला गया था। फिर अब बच्चे क्यों चाहिए, उसे मन ही मन रिंकी सोच रही थी। वह इस बार हार नहीं मानेगी। वह लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने बच्चों की खातिर। आखिर कब तक उसे सतीश के हिसाब से स्वयं को सांचे में ढालते रहना होगा? उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आखिर कैसे वह जब चाहे जैसा मर्जी इल्जाम लगा सकता है? अदालत में जज के सामने खड़ी थी रिंकी। रिंकी पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, जज साहब, मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में इसे नहीं सौंप सकती। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। पिता का कोई दायित्व कब निभाया है इस आदमी ने? मेरे बच्चों को तो अपने पिता की शक्ल भी याद नहीं है। फिर किस हक से आया है मुझसे मेरे बच्चों को दूर करने? सतीश गुस्से में बोला, तुम्हारी जैसी महत्वाकांक्षी, रातों को देर तक बाहर रहने वाली, जरूरत से ज़्यादा स्मार्ट औरत के साथ मेरे बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? पुरुषों के साथ मीटिंग के बहाने बाहर जाती है, उनसे हंस हंस कर बातें करती है। मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या यह अब किसी भी आदमी के साथ घूमने के लिए आज़ाद है? जज साहब, मैं इसे अभी भी माफ़ करने को तैयार हूँ। यह चाहे तो वापस आ सकती है। मैं इसे अपना लूँगा। रिंकी तपाक से बोल पड़ी, नहीं, कभी नहीं। तुम इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो ना क्योंकि मैं अब कमाती हूँ? तुम्हें उस औरत ने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कमाकर खिलाऊं? सतीश, मैं अब तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं हूँ और न ही तुम्हें बच्चों की कस्टडी दूंगी। हाँ, तुमसे तलाक जरूर लूंगी। रिंकी जज साहब की तरफ देखते हुए बोली, जज साहब, अगर बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मेहनत कर पैसा कमाना चरित्रहीनता की निशानी है तो मैं चरित्रहीन हूँ। जब मैं घर की देहरी के अंदर खुश थी तो मुझे गंवार कहा गया। जब मैंने घर की देहरी के बाहर पाँव रखा तो मैं चरित्रहीन हो गई। आखिर यह कैसी पुरुष मानसिकता है? अपने हिसाब से तोड़ती मरोड़ती रहती है औरत के अस्तित्व को, उसकी भावनाओं को अपने दंभ से नीचे कुचलती रहती है। मुझे बताइए, मैं चरित्रहीन हूँ या सतीश जैसा पुरुष? रिंकी के आंसू बांध तोड़ने को आतुर हो उठे थे, पर उसने खुद को मजबूती से संभाला। मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार नहीं हूँ। तुम भिजवा दो तलाक का नोटिस। चक्कर लगाती रहना फिर अदालत के बरसों तक। सतीश ने फुंफकारा। केस चलता जा रहा था। प्रिया और सुप्रिया को रिंकी को न चाहते हुए भी केस में घसीटना पड़ा। जज ने कहा कि बच्चे इतने बड़े हैं कि उनसे पूछना जरूरी है कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। हम इस आदमी को जानते तक नहीं हैं, आज पहली बार देख रहे हैं। फिर इसके साथ कैसे जा सकते हैं?
हम अपनी माँ के साथ ही रहेंगे, दोनों ने कहा। अदालत में 2 साल तक केस चलने के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया, सतीश को बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती और रिंकी पर मानसिक रूप से अत्याचार करने और उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने के जुर्म में उस पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। ऐसी घृणित सोच वाले पुरुष ही औरत की अस्मिता को लुलुहान करते हैं और समाज में उसे सम्मान दिलाने के बजाय उसके सम्मान को तार तार कर जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। रिंकी को परेशान करने के एवज में सतीश को 7 लाख का हर्जाना भी देना होगा। रिंकी ने सतीश के आगे तलाक के पेपर रख दिए। बुरी तरह से हारे हुए सतीश के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा था। दोनों बच्चों के लिए तो वह एक अजनबी ही था। कांपते हाथों से उसने पेपर्स पर साइन कर दिए। अदालत से बाहर निकलते हुए रिंकी के कदमों में एक दृढ़ता थी। दोनों बच्चों ने रिंकी के साथ साथ कदम मिलाकर चल रहे थे। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।